नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा संवाद और मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं केंद्र सरकार में खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रही कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल। मैडम, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ पे। आपके मंत्रालय के लिहाज से अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल में आपने एक बड़ा फैसला लिया कि देश भर में कोल्ड चेन स्थापित करने को। क्या है ये फैसला और कैसे इसको ज़मीन पर उतारेंगे, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, पिछले 3 साल से जब से ये नई सरकार बनी है तो लगातार फूड सेक्टर की तरफ खास ध्यान दिया गया है। इसको देखते हुए कि जितना फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा तो उसका सीधा सीधा पॉजिटिव इम्पैक्ट किसान के ऊपर पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है और जो हमारे बहुत ज़्यादा वेस्टेजेस पेरिशेबल्स के होते हैं, फल सब्जी दूध के, वो वेस्टेज भी घटती है, रेवेन्यू जनरेशन तो होता ही होता है। तो प्रधानमंत्री जी ने इन चीज़ों को समझते हुए सबसे पहले तो ये खाद्य प्रसंस्करण को एग्रीकल्चर से अलग किया, क्योंकि इस पर पूरा ध्यान और फोकस देने की ज़रूरत थी। और कारण क्या था? क्योंकि देखा कि आज ये एक ऐसा सेक्टर है जो एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा तेज़ स्पीड पे ग्रो कर रहा है और इससे बहुत सारी चीज़ें, चाहे जॉब क्रिएशन होए, चाहे फार्मर को रिन्यूमरेशन होए या वेस्टेज घटाने की बात हो, ये तीनों चीज़ें एड्रेस होती हैं। और लगातार इन 3 सालों में हमने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे इस सेक्टर को बढ़ावा मिले। चाहे वो नाबार्ड में 2000 करोड़ रुपए का कॉपस क्रिएट किया गया ताकि चीपर रेट ऑफ क्रेडिट मिल जाए, या इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में डाला गया, या फिर मेगा फूड पार्क की हमारी स्कीम में नए मेगा फूड पार्क, और अब ये 101 जो नए कोल्ड चेन सैंक्शन किए हैं, ये इतिहास में सबसे बड़ा नंबर जो एक साथ सैंक्शन किया गया है। ये कोल्ड चेन से सीधा फार्म गेट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा जहां किसान अपना प्रोड्यूस को स्टोर कर सकता है कि जब कीमतें 3 महीने बाद बढ़े तो उसको 3 गुना दाम मिले। कुछ पैकिंग प्रोसेसिंग करने के भी सुविधा उससे मिले और निशाना है कि जहां उगता है और जहां कंज्यूम होता है वो एक सीमलेस ट्रांसफर होए बिना किसी वेस्टेज का। सो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कदम है किसान और कंज्यूमर दोनों के फायदे में। इसको ज़मीन पर उतारने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और संभवतः शायद 3100 करोड़ रुपए का एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तरीके से इसमें सरकार भी सब्सिडी के तौर पे पैसा देगी। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी अपनी तरफ से आगे आना होगा। क्या कुछ आप लोगों ने बात की है कि प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में कैसे मिलकर इसको ज़मीन पर उतारना, क्योंकि अगर टाइम बाउंड तरीके से उतारेंगे शायद ज़्यादा फायदा नजर आएगा। जी, ये जो 829 करोड़ जो ग्रांट जाएगी सरकार की तरफ से, ये जब कन्वर्ट होके ये तकरीबन 3100 करोड़ 3100 करोड़ की ये लेवरेज करेगा, ये 800 करोड़। इससे आप देखिए कि 800 का कितना गुना ज़्यादा फायदा हो रहा है। और 24 महीने का टाइम पहले सरकार देती थी, हमने उसको भी काट के उसको 18 महीने का कर दिया, क्योंकि सारा कुछ कंप्रेस करके जल्दी से ये हो, उसकी हम बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करते हैं। टाइमलाइन से जितना डिले होता है आपकी ग्रांट में कट लगने लग जाती है, पेनल्टी लगने लग जाती है, और उसके तकरीबन मंथली मॉनिटरिंग हम लोग बहुत फोकस तरीके से कर रहे हैं। और बढ़िया बात यह है कि 101 जो अलॉट किए गए हैं, इसके लिए छोटे से छोटे फार्मर ग्रुप से लेके बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे बिग बास्केट वगैरह जैसी कंपनीज हैं, GMR हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी इसके लिए अप्लाई किया है। तो निशाना यही है कि बड़ा हो या छोटा हो, जो भी फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रिजर्वेशन की तरफ काम करना चाहता है, हम उनको इनकरेज करते हैं। और फिर मॉनिटर करके निशाना ये है कि अगले 18-20 महीने में ये सारे ऑन ग्राउंड होए। एक देश भर में कोल्ड चेन ग्रिड बनाने का निशाना है कि जहां भी कुछ उगता है उसका क्लस्टर है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो स्टोरेज और प्रिजर्वेशन का, और उसकी सीमलेस मूवमेंट हो उधर की कंजम्पशन मार्केट की तरफ, वाया रीफर वैन्स होए और रेफ्रिजरेटेड तरीके से जा सके। कोई आप लोगों ने असेसमेंट किया है कि इस सब चीज़ों को जब आप ज़मीन पे उतारेंगे तो कितने बड़ी संख्या में किसानों को फ़ायदा होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना जॉब क्रिएशन होगा? देखिए, ये जो 101 कोल्ड चेन है, ये तकरीबन 2.76 लाख मेट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज क्रिएट करेंगे। तकरीबन 650 रेफ्रिजरेटेड वैन्स होंगे और ये 2.76 मेट्रिक टन जो कोल्ड स्टोरेज होगा, इसमें तकरीबन 4.7 मिलियन मेट्रिक टन के फ्रूट और वेजिटेबल इसमें प्रोसेस होंगे। और ये इसका ये जो अमाउंट होता है, जो ये 4.76 मिलियन मेट्रिक टन, ये होलसेल रेट में आज की तारीख में आप देखें तो तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए के फ्रूट और वेजिटेबल इसमें प्रोसेस होंगे। और जो हमारी देश में इतनी ज़्यादा हाई वेस्टेजेस होती हैं पेरिशेबल्स में, तो तकरीबन 40% तक, इस 101 कोल्ड चेन से ही केवल 13% उसमें कमी आएगी। तो जहां तक इसमें बेनिफिट की बात है, मेरे ख्याल से ये 101 कोल्ड चेन तकरीबन 2.5 लाख किसानों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा देंगे।
और 60,000 डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन 100 कोल्ड चेनों के आने से होगी। सो हर तरीके से आप देखिए कि वेस्टेज आज हमारे देश में जो हमने स्टडी कराई थी जी। वो पेरिशेबल्स में जो वेस्टेज आती है, पेरिशेबल्स नॉन पे जितना बर्बाद होता है, क्योंकि हमारा सारा बर्बाद होता है हार्वेस्ट और ट्रांसपोर्टेशन लेवल में। तो होलसेल प्राइसेस 2014 की जी ले जाए तो 92,000 करोड़ रुपीस का हर साल बर्बादी होती है। तो सीधा इस बर्बादी को 13% घटाने के लिए ये पहला कदम है। और मैं समझती हूँ कि आने वाले दिनों में जब ये सब ऑपरेशनलाइज हो, अभी हम और भी कोल्ड चेन्स बनाएंगे, तो हमारे मंत्रालय से पूरा कोशिश किया जा रहा है कि जिस देश की आबादी बढ़ रही है उसमें वेस्टेज तो बिल्कुल जीरो, क्योंकि किसान खून पसीना बहा के मेहनत करके नेचुरल रिसोर्सेज, पानी आज इतना प्रेशियस रिसोर्स हर स्टेट में हो रहा है, यूज करके जब किसी चीज को उगाता है और उसके बाद वो बर्बाद होती है, गलती सड़ती है या सही दाम नहीं मिलता, तो इससे बड़ा कोई मेरे लिए दुख की बात नहीं है जी। तो इसको रोकने का हमने फोकस किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निशाना है कि अगले 5 सालों में किसान की आमदन को दुगनी करनी है, आज दुगना करने में ये जितना फूड प्रोसेसिंग सेक्टर योगदान डाल सकता है कि हर किसान जो अपने खेत में उगाता है उसमें वैल्यू एडिशन की तरफ जब वो जाएगा तो इमीडिएटली जो मंडी में दाम मिलता है उसको, जैसे आप आलू ले लीजिए, आलू मंडी में कितने का बिकता है और एक आलू का पैकेट जो 4 आलूओं से भी नहीं 2 आलूओं से बनता है वो कितने का मिलता है। तो यही काम जो किसान अपनी लेवल पे करने लगे और उसका बच्चा जाके मार्केटिंग करने लगे, ऐसे कि हम मार्केट क्रिएट करें, क्योंकि हमारे मंत्रालय ने एक और बहुत बड़ा फैसला लिया है, 100% FDI मल्टी ब्रांड रिटेल ऑफ फूड जो हिंदुस्तान में उगता और प्रोड्यूस होता है वो पिछले साल सरकार ने अलाउ किया है कि ये सब चीजों के लिए मार्केट हो, तो मार्केट होएगा तो पीछे की डिमांड बढ़ती जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम क्रिएट कर रहे थे, किसान उगा भी रहा था, अब वो मार्केट्स की जरूरत है। तो ये बड़े बड़े मार्केट सारी जगह बने जिसका सीधा इम्पैक्ट कंज्यूमर को भी मिलेगा जब मल्टी ब्रांड रिटेल के बड़े बड़े दुकानें होंगे, और उन दुकानों को फीड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा जिसकी हम सब्सिडी दे रहे हैं, और फिर रॉ मटेरियल तो किसान के खेत से ही आएगा तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। आपने FDI का जिक्र किया कि इसमें कोई दो राय नहीं, 100% ऑटोमेटेड रूट से आप लोगों ने FDI को अलाउ किया है। बहुत से ऐसी चीज़ें जो रेफ्रिजरेशंस में जो इक्विपमेंट्स लगते हैं उसमें ड्यूटी को भी आप लोगों ने कम किया। आपको लगता है कि इस प्रकार की अट्रैक्टिव पॉलिसी के साथ जब आप लोग मार्केट में आए हैं तो क्या अट्रैक्शन मिलता नजर आ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि बड़े प्लेयर्स या छोटे प्लेयर्स एक निवेश के माहौल में आ रहे हैं, और अभी तक का आपका अनुभव क्या है कि जब से आप लोगों ने इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया है? जी, पिछले 3 सालों में जैसे कि हमने एनवायरनमेंट क्रिएट करी है इसको पुश करने के लिए, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी पूरा सपोर्ट दिया है हर तरह से। जो टैक्सेस थे, चाहे वो कस्टम ड्यूटी, क्योंकि सारी मशीनरी इंपोर्ट होती है, कस्टम ड्यूटी होए या सर्विस टैक्स होए, हर तरह से उन्होंने इंसेंटिवाइज किया गया ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को। और इससे माहौल अब ऐसा बन रहा है, ये पॉजिटिव पॉलिसीज जो हम लेके आए हैं कि आपने अभी सुना कि अमेज़न जैसी कंपनी ने $500 मिलियन सिर्फ फूड सेक्टर में उन्होंने इन्वेस्ट करने का उन्होंने फैसला सुनाया है। ऐसे ही ग्रोफर्स हो गए, बिग बास्केट हो गए, मेट्रो कैश एंड कैरी भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो बहुत सारी ये कंपनीज अब देख रही हैं कि ये इंडियन मार्केट जो एक ग्रोइंग मार्केट है, आज हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। प्रधानमंत्री जी ने 3 साल मेहनत करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ऐसा हकीकत बनाया कि 12 पॉइंट्स हम ग्लोबल इंडेक्स में हम ऊपर गए हैं। एक ट्रांसपेरेंट और जिस टैक्स रेजिम को लेके जो प्रिडिक्टेबल है, ये सारी तरह से देश में ऐसा माहौल बना है कि आज हिंदुस्तान सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और सारी दुनिया हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रही है। और यही कारण कि 2016 में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आया। और मुझे खुशी इस बात की कि अब फूड सेक्टर को भी लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां अब देख रही हैं। और बड़ी बात यह है कि जिस देश में मैं गई हूँ ये अपनी पॉलिसी के बारे में एडवर्टाइज करने के लिए, कोई एक ऐसा देश नहीं जो हिंदुस्तान की तरफ नहीं देख रहा, बल्कि वो सब कह रहे हैं कि हमें ऐसी कंपनियों से मिलाइए जिसके साथ हम पार्टनर करके आगे काम कर सके। जिसके लिए वर्ल्ड फूड इंडिया का एक मैंने प्लेटफॉर्म, अब ये नवंबर में 3 से 5 तारीख को एक वर्ल्ड फूड इंडिया का एक फेयर बहुत बड़ा होगा, जो पूरे फूड सेक्टर की जितनी इकोसिस्टम, आप प्रोग्रेसिव फार्मर से लेके मशीन मैन्युफैक्चरर से, टेक्नोलॉजी सप्लायर्स से, रिटेलर्स तक, पूरे जितना भी है, वहां पे हर स्टेट अपना शोकेस करेगा हमारे स्टेट में क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, हम क्या उगाते हैं। और इंटरनेशनल कंपनीज भी पार्टिसिपेट करेंगी और ये एक मैच मेकिंग का प्लेटफॉर्म होगा, जिससे मुझे पूरा भरोसा है कि आज हमारे देश में जो 10% प्रोसेसिंग होती है, निशाना ये है कि जब हमारे सरकार के 5 साल पूरे हो तो ये कम से कम ये दुगने की तरफ बहुत पॉजिटिव
तरीके से चल पड़ा हो। जी, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि अभी जो प्रेजेंट में देश भर में जो कोल्ड स्टोरेज है 80 से 90% उसमें आलू की ही एक तरीके से उसमें रखा जाता है और इस प्रकार की फूड एंड वेजिटेबल्स को लेके, डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लोगों के अंदर उत्साह नहीं है। आपको लगता है जब आप इस प्रकार की पॉलिसी लेके आएंगे तो जो किसानों की आय को दोगुना करने की बात है तो वो भी एक मोबिलाइज होता नजर आएगा, उस दिशा में भी बढ़ोतरी नजर आएगी? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सबसे पहले तो कोल्ड स्टोरेज की कमी है और जो कोल्ड स्टोरेज है वो भी 80-90% सिर्फ आलू के लिए है जी। तो इसलिए हमारा मंत्रालय सिर्फ कोल्ड स्टोरेज नहीं, हम पूरी चेन बनाते हैं कि इसका मतलब चेन आप खेत के लेवल पे भी बनाएंगे, फिर उसकी रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन, कहीं पे उसकी वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन और फिर कंज्यूमिंग मार्केट तक। तो वो पूरा चेन बनाने में हम लोग उस पे फोकस कर रहे हैं और फोकस मैंने खास तौर से ये जो 101 कोल्ड चेन्स भी दिए हैं, मैंने फोकस रखा है फल और सब्जियों पे, क्योंकि सिर्फ आलू के लिए नहीं, दूसरे अब महाराष्ट्र में अनार जब मार्केट में आता है तो उसके 3 महीने बाद उसको 4 गुना दाम मिलता है, लेकिन वो दाम उस टाइम वो यूज नहीं कर सकता। ऐसे ही हमारे पंजाब के किनू हो या कोई भी स्टेट का कोई भी हो, तो हमने फोकस ऐसी मार्किंग सिस्टम, क्योंकि ये बहुत ट्रांसपेरेंट मार्किंग सिस्टम से अलॉट होते हैं, हमने मार्किंग ही ऐसे की कि जितने लोग फल और सब्जियों में जाएंगे उनको कुछ एडिशनल मार्क्स मिलते थे, जिससे आप देखेंगे कि जो 101 कोल्ड चेन अब दिए गए हैं तकरीबन 53 उनमें से सिर्फ फलों और सब्जियों के लिए है, आलू के लिए नहीं, अलग अलग फल सब्जियों के लिए, और 33 डेयरी के लिए है और बाकी 15 मीट, पोल्ट्री और अलग अलग चीज़ों के लिए। सो इससे डेफिनेटली मैं समझती हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने से किसान का भी भला होगा और इसकी प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन जब होगी तो वो बर्बादी भी रुकेगी। बिल्कुल, हम आपसे ये बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन सीधा संवाद में जब वापस आएंगे तो बात करेंगे किस प्रकार से ये जो पॉलिसी है जब जमीन पर उतरेगी तो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा में एक बड़े बदलाव के वाहक के तौर पर साबित होगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। खाना रखा है अब्बू, खा लो। ठीक है फरदीन। फरदीन, 11वीं क्लास में एडमिशन मिल गया? हाँ जी, शुक्रिया। मेरे अब्बू मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। शुक्र है हमारे सपने को पूरा करने के लिए हमें मिल रही है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। सुबह सुबह इतनी जल्दी मचा रखी है। हाँ बाय पापा। आप में से कौन कौन विदेश में हायर स्टडीज के लिए लोन लेना चाहता है? मैडम, इंटरेस्ट कितना होगा? जो भी अल्पसंख्यक स्टूडेंट विदेश में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी जैसी हायर स्टडीज के लिए लोन लेना चाहता है, उसके इंटरेस्ट पर सरकार सब्सिडी दे रही है। यानी आपके एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट अब सरकार चुकाएगी। मदद हमारी, मंजिल आपकी। जैसे सूट टाइप, यू नो, मुझे ये ग्रीन या फिर ब्राउन। ठीक है, आप ये पैक कर दीजिए। सेब कितने का दिया? बच्चे को संतरा ही पसंद है, यही दे दीजिए। अगर आप माँ बनने वाली हैं तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सही। हर सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की जांच एवं सलाह मुफ्त और गोपनीय है। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सीधा संवाद और आज हमारे साथ मौजूद हैं हरसिमरत कौर बादल जी और उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। मैम, जो नेशनल पॉलिसी फॉर फूड प्रोसेसिंग को लेके भी आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, कहाँ तक पहुंची है बात और इस पॉलिसी में क्या वो बड़ी चीज़ें होंगी जो एक पूरा दिशा देंगी? क्योंकि हमने देखा कि आप लोग एक पूरा फूड मैप भी बना के काम कर रहे हैं कि देश भर में क्या चीज़ कहाँ प्रोड्यूस होती है, साइंटिफिकली तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है। ये एक अप्रोच को लेकर बहुत अप्रिशिएशन भी मिल रहा है आप लोगों को। देखिए, जब ये मंत्रालय मैंने पहले संभाला तो मेरे से जो कोई बाहर से कोई आके कहता था कि हमको मैंगो पल्प सॉस करना है तो कहाँ हमको ये क्वांटिटी मिल सकती है, तो मुझे भी नहीं ये मालूम होता था कि वो कौन सा डेटा कहाँ से मिल सकता है जो पता लग जाए कि जितनी क्वांटिटी ये चाह रहे हैं वो कौन कौन सी स्टेटों में वो कहाँ पे मिल रहा है। सो अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए जब मैंने गैदर करना शुरू किया तो देखा कि दूसरों के लिए वो इन्फॉर्मेशन कितनी यूजफुल हो गई कि पूरे कंट्री को मैप करके क्या चीज़ कहाँ पे उगती है, वो कितनी सरप्लस है, किस चीज़ का डिमांड कौन सी स्टेट में है और फिर हमारा कोल्ड स्टोरेज का क्या आज क्वांटिटी। तो इसकी जो ये मैप बनाई ये अपने कंट्री में और बाहर के कंट्रियों को भी बहुत यूजफुल हुआ जी। तो ये फूड मैप ऐसे बनाई। और अब जब हम वर्ल्ड फूड इंडिया के बारे में, इस फेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि एक पूरे देश में हमारे फेडरल स्ट्रक्चर ऐसा है कि सब कुछ काफ़ी स्टेट सेंट्रिक होता है और कई स्टेटों ने बहुत प्रोग्रेसिव काम किया और कई स्टेट पिछड़ गई हैं। तो जब मैं अपने देश को शोकेस करना चाहती हूँ बाहर विदेशियों को आके इधर निवेश करने के लिए, तो कम से कम एक तरह का कुछ तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो कि जे कोई नॉर्थ ईस्ट में जाके जो चीज़ वहाँ पे उगती हो और कहीं हिंदुस्तान में नहीं मिलती, लेकिन ये ना हो कि उधर की पॉलिसी इतनी पिछड़ी हो कि वो वहाँ पे ना जा सके जी। सो एक मॉडल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी हमने सारे स्टेट्स के बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके उसको वेबसाइट पे अपलोड किया है कमेंट्स के लिए। और मेरा निशाना ये है कि वर्ल्ड फूड से पहले सारे स्टेट्स को हम अपील करेंगे कि आप इसको अडॉप्ट करिए। जो जो आपने अभी अडॉप्ट नहीं किया है उसको भी आप इसमें इनकॉर्पोरेट आप अपनी स्टेटों में करिए, ताकि कोई आके इधर जब बिजनेस करना चाहे उसको मालूम हो कि हिंदुस्तान में ये बेसिक्स ये अवेलेबल हैं। सो ये पॉलिसी की कई चीज़ें हैं। जैसे आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने सेंट्रल लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो आप कोई भी किसान कंप्यूटर के राही अपने गांव में बैठा हुआ देख सकता है उसके जी ई नैम का सारा जो उन्होंने शुरू किया है। सो इसी तरह से जो हर स्टेट भी अपने आप को एक दूसरी स्टेट की जो उनकी पॉजिटिव प्रैक्टिस हुई है जिससे अच्छा इम्पैक्ट हुआ, जो उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो नेचुरली कई चीज़ बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगी जी। आपको लगता है, क्योंकि आपने स्टेट्स की बात की है, इस स्टेट का रोल अभी तक किस तरह रहा? क्योंकि जब आप इस पॉलिसी को ज़मीन पर उतारेंगे तो स्टेट का प्रोएक्टिव रोल आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पर स्थापित करने के लिए ज़मीन अधिग्रहण से लेकर तमाम चीज़ें। तो वो जो आपने डिफरेंट स्टेट्स में लोकेशंस किए कोल्ड चेन्स को लेके, मेगा फूड पार्क्स को लेके, वो अभी तक का एक्सपीरियंस क्या आपका? जब मैंने टेक ओवर किया था तब तो एक्सपीरियंस इतना पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि स्कीम चाहे अच्छी थी लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नील के बराबर था। अब जैसे मेगा फूड पार्क की आपने बात करी है तो 2008 में 42 मेगा फूड पार्क सैंक्शन किए गए थे और 2014 तक जो सिर्फ 24 महीने में तैयार होने चाहिए, 2 साल में तैयार होने चाहिए, वो 2014 तक 6 सालों में केवल 2 हुए थे। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर थी। अभी तक शायद 8 हो चुके हैं जी। तो आते सारी हमने इस पे फोकस जब करने के, जैसे मैंने कहा, एक अलग मंत्रालय बिना जिसका काम ही ये था, तो जहां 6 साल में 2 हुए थे हमने 2 साल में 6 और खोल दिए और अब 4 और इस साल खुलने लगे। सो पूरे फोकस तरीके से जो काम नहीं कर रहा था वो आउट, जिसको स्टेट से इशू आ रही थी मैं स्टेट के साथ उससे बात करके और जहां जहां प्रॉब्लम्स आ रही है उनकी मदद कर रहे हैं। अब एक मेगा फूड पार्क था जिसको सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने उसको डार्क जोन डिक्लेयर कर दिया, तो एकदम जो इन्वेस्टमेंट की थी वो बिल्कुल बंद हो गया। पानी के बिना कैसे फूड पार्क जाए, तो जहां जहां जरूरत है उधर कोशिश करके मदद करके किया। और लेकिन अब फ्यूचर में और भी टेक्निकली हम कर रहे हैं कि आगे के जो कोल्ड चेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जैसे हमने मैनिफेस्टो में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक क्लस्टर डेवलप किए जाएंगे, तो बिल्कुल उसको मैपिंग करा के टेक्नोलॉजी के राहें कि हिंदुस्तान में किस चीज़ का क्लस्टर कहाँ पे बनता है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कमी है। हम सिर्फ ऐसी एडवर्टाइजमेंट निकाले कि वहाँ लोग जाके उधर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जिससे उस चीज़ का जो क्लस्टर है उसकी प्रिजर्वेशन और वो सब बिल, और हर साल उसको हम इम्प्रूव करके और साइंटिफिक तरीके से ऑन ग्राउंड उसको करने में हम लगे। और आपसे ये बातचीत हम जारी रखेंगे और एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस बार जब वापस आएंगे तो मंत्री महोदया से इस बात को जानेंगे कि आखिर जो कोशिश लेके वो जमीन पर उतरना चाहती हैं उसके लिए जो स्किल्ड मैन पावर चाहिए है उसको लेके क्या कुछ कार्य योजना है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब मैं अपने लाइफ की सबसे
सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। किसान भाइयों गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार नमस्कार, अर्ज करता हूँ कि आज मोहल्ले में हल्ला है, फ्लैट 54 की खुश आंटी भल्ला है। तो आंटी क्रिकेट की दीवानी है, मैच जीतने पर उन्हें फ्रूट चाट सबको चखानी है, लेकिन छिलकों का क्या होगा वो गुड्डू बताएगा। फेंकोगे तो रोकेगा, टोकेगा समझाएगा कि छिलकों को सोसाइटी की कंपोस्ट मशीन में डालकर कंपोस्ट बनाकर दिखाएगा। गुड्डू की समझदारी का चल रहा बल्ला है। खुश है आंटी भल्ला आज मोहल्ले में हल्ला है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आप सब लोग भी सोसाइटी में अपने लिए एक कंपोस्ट मशीन खरीदिए। फल सब्जी सूखे पत्ते होते हैं ना, इनको उसमें डालकर कंपोस्ट बनाइए, क्योंकि कंपोस्ट से धरती जो है और भी उपजाऊ हो जाती है। और इससे और भी क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि इलाके में गंदगी ये कम हो जाएगी, और यही आपका स्वच्छ भारत अभियान में सबसे बड़ा योगदान होगा। कंपोस्ट बनाओ, कंपोस्ट अपनाओ। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीधा संवाद। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री हमारे साथ हरसिमरत कौर बादल जी हैं। मैडम, स्किल्ड मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब आपको इस प्रकार की चीज़ों को लागू करना होगा। अभी तक क्या आपको लगता है कि स्किल्ड लोग हैं आपके पास में, और नहीं है तो उनको स्किल्ड करने के लिए क्या कुछ काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, पहली बात तो स्किल इंडिया का जो दिशा में प्रधानमंत्री जी ने काम किया है पिछले सालों में, जहां पे हर एक मंत्रालय को वो टारगेट्स दिए गए हैं कि आपने अगले 5 साल में कितने लोग अपने सेक्टर में स्किल उनको करके अपने पैरों पे खड़े होने लायक बनाना है, जिस करके हमारे सेक्टर में जितने भी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हैं उन सब से पूछा गया कि आप कैसे के लोगों को आप एम्प्लॉय करते हैं और कैसे की स्किल्स आप ढूंढते हैं। उन स्किल्स का एक कॉस्ट कंटेंट बना के उनको वो स्किल ट्रेनिंग इम्पार्ट करने के लिए एक तरफ हम काम कर रहे हैं कि वो स्किल्ड मैन पावर अब ज़मीन पे तैयार होने लग जाए, जो खुद भी अपना काम कर सकता है और उसको कहीं पे नौकरी भी मिल सकती है। लेकिन ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक ऐसा है कि ये ऑलरेडी सबसे हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, और 92% ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। अब हम रिटेल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसकी कोशिश ये है कि अब ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितना ज़्यादा आएगा तो वो चेन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। सो मुझे पूरा ये भरोसा है कि ये आप देखेंगे कि खास तौर पे औरतों के लिए ये सेक्टर एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके जाता है, क्योंकि जितने मैंने कोल्ड चेन्स और मेगा फूड पार्क्स विजिट किए हैं, जितनी भी पैकेजिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग सेक्टर हैं, वो सब टोटली 100% औरतें वहाँ पे काम कर रही होती हैं और बहुत लार्ज नंबर्स में। सो आई थिंक रूरल एरियाज़ में एक औरतों के लिए एक और आउटलेट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत पॉजिटिव है, और उनको ये एक ऐसा सेक्टर जहाँ एक अनस्किल्ड को भी आप दे सकते हैं, क्योंकि स्किल इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कई एज में ऐसी औरतें होती हैं जिनकी उतनी एजुकेशन लेवल नहीं है, पर वाई शुड शी लूज आउट ऑन जॉब अपॉर्चुनिटी। सो अब एक पैकेजिंग या सॉर्टिंग ग्रेडिंग चीज़ है जिसके लिए आपको कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं, आप वहाँ जाके ऑन हैंड
ऑन द जॉब आप सीख भी सकती हैं. सो वाइल वी आर फोकसिंग कि टेक्निकल तरीके में आपको स्किल किया जाए, लेकिन इट्स अ सेक्टर जहां विदाउट द एजुकेशनल बैकग्राउंड यू हैव जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड विच आई थिंक इज वेरी पॉजिटिव. मैम समय खत्म हो रहा, लेकिन कुछ सवाल मैं छोड़ना नहीं चाहूँगा, जल्दी से आपसे जवाब चाहूँगा, क्योंकि पैकेज्ड जितने भी आइटम्स होते हैं इसके स्टैंडर्ड को लेके बहुत बार सवाल उठते रहते हैं. कई बार होता है कि भारत के स्टैंडर्ड इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कमतर हैं. अभी हम किस प्रकार की बेस्ट प्रैक्टिसेस पे काम कर रहे हैं और जो उपभोक्ताओं को चीज़ें मिले वो बहुत अच्छी हों, विश्व स्तरीय मानकों पे हों, उसको लेके क्या कुछ सख्ती से काम हो रहा है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो FSSAI के ऑटोनोमस बॉडी होती है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आती है. लेकिन जब मैंने ये मंत्रालय संभाला तो मैंने देखा कि प्रोसेसिंग तो मेरे मंत्रालय के अंडर आती है, लेकिन उसको बढ़ावा देने के लिए जो क्लियरेंसेस चाहिए होती हैं वो एक दूसरे मंत्रालय के अंडर आती है. और वहाँ पे काम इतना धीरे चल रहा था कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए 1.5 साल लग रहा था एक नया टाइप का चीज लॉन्च करने के लिए, चाहे उसमें आपने सिर्फ एक बिस्किट के ऊपर एक पिस्ता डाल दिया था, लेकिन उसका भी एक प्रोडक्ट अप्रूवल होगा. तो ये इतना रोड ब्लॉक कर रहा था कि सारी इंडस्ट्री इसमें बहुत दुखी थी. और मैं क्रेडिट देती हूँ प्रधानमंत्री जी को और हेल्थ मिनिस्ट्री को कि ये चीज़ जब उनके नोटिस पे लाई गई तो हमने पिछले 1 साल में इतना ज़्यादा काम सरकार ने किया कि हमने ये पूरा प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट अप्रूवल सिस्टम को ही हटा के अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंग्रेडिएंट अप्रूवल का जो सिस्टम होता है उसको हार्मोनाइज करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करके, जहाँ सिर्फ 326 इंग्रेडिएंट्स अप्रूव्ड थे, अब 12,000 इंग्रेडिएंट्स FSSAI ने अप्रूव कर दिए. और उन 12,000 में से आप जो भी बनाइए तो आपको प्रोडक्ट अप्रूवल की जरूरत नहीं है. सो ये इंटरनेशनली हार्मोनाइज करने का ये फायदा हुआ कि अब इंटरनेशनल और नेशनल कंपनीज का काम बहुत बढ़ गया है. और निशाना यही है कि हमारे लोगों के लिए सेफ हाइजीनिक फूड एट अफोर्डेबल प्राइसेस बहुत अच्छे बेहतर तरीके से हमारे दुकानों में भी लोगों के लिए अवेलेबल हो. अक्सर पब्लिक फोरम से प्रधानमंत्री मोदी इस बात को कह चुके हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उससे 5% जूस को मिलाया जाए तो शायद बहुत बेहतर होगा. और ये शायद आप जिस बात को जिक्र करें किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर भी, उसमें बातचीत कहाँ तक पहुंची? जी, उसमें काफी आगे तक बढ़ चुकी है. इसका ये ड्रिंक्स भी बन चुके हैं, इनका एक FSSAI ने नया स्टैंडर्ड्स भी बना दिया है. और अब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास गई है, क्योंकि इसमें जब जो फ्रूट जूस होता है उसमें कम से कम 10% फ्रूट जूस होना चाहिए. एरिएटेड ड्रिंक्स जो होते हैं बेवरेजेस उसमें बिल्कुल 2% से भी कम होता है. तो ये 5% जब है इसका एक नया जैसे स्टैंडर्ड बना है तो नया टैक्स रिजीम भी इसके मेरे ख्याल उसमें भी काम बहुत आगे बढ़ गया है. और ये रियलिटी अब बनने वाली है कि कुछ बड़ी कंपनियों ने अपने ऐसे ड्रिंक्स भी तैयार कर दिए और बहुत जल्दी वो मार्केट में आके आई एम श्योर ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट फार्मर पे होगा. मैम, एक आखिरी सवाल, 2020 तक के आप लोगों के टारगेट्स भी हैं और वर्ल्ड मार्केट भी आपकी तरफ देख रहा है कि किस प्रकार से इंडिया इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ग्रोइंग मार्केट के तरीके से क्या कुछ टारगेट सेट किए और 2020 तक हम कहाँ देखेंगे इस पूरी इंडस्ट्री को? देखिए, 2020 तक ये फूड इंडस्ट्री जो है ये 3 गुना बढ़ने वाली है. हमारा रिटेल सेक्टर भी बढ़ने वाला है. हमारे फूड में जो ई-कॉमर्स है वो तो हर साल 3 गुना बढ़ रही है. सो इसमें कोई शक नहीं कि जैसे मार्केट बढ़ रहा है, जैसे डिमांड बढ़ रही है, हम ये नहीं चाहते कि वेस्टेजेस भी उतनी बढ़ें. सो वेस्टेजेस को ज़ीरो करके, फूड प्रोसेसिंग लेवल्स को डबल करके और वो इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि जैसे विदेशों में बड़ी बड़ी फूड की दुकानें होती हैं जहां एक दुकान में जाके आप फूड का सब कुछ ले सकते हैं, वो हमारी सिर्फ टियर 1 सिटीज़ में नहीं लेकिन टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के पास हो. क्योंकि जैसे मिडिल क्लास अब बढ़ रहा है, टाइम किचन में मेरी दादी जितना टाइम लगाती थी उतनी टाइम मेरी मदर नहीं लगाती और मेरे पास टाइम है, मेरी बेटी तो जाना ही नहीं चाहती. सो जैसे टाइम की कंस्ट्रेंट हो रही है, डिमांड फॉर पैकेज फूड बढ़ रहा है और वो हेल्दी और हाइजीनिक हो, अफोर्डेबल हो, इस दिशा पे हम काम करके इंश्योर करेंगे कि ये अवेलेबल हो. जी, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए. तो हरसिमरत कौर बादल जी थी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोशिश है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के माध्यम से कैसे ज़मीन पर तमाम कार्य योजनाओं को उतारा जाए और इसमें सबसे महत्वपूर्ण फोकस इस बात पर है कि कैसे जो खाद्य बर्बाद जाता है उसको रोका जाए, किसानों की आमदनी को दुगना किया जाए, जॉब क्रिएशन को बढ़ाया जाए और ढांचागत सुविधाओं का इस प्रकार से विकास हो कि हर आमो खास को एक फायदा मिल सके. तो आज सीधा संवाद में इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा. नमस्कार.